इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन बताएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या सेक्शन लिखा हुआ है 22 से लेकर 27 तक। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, याद होगा। रिवीजन टाइम कितना लिखा हुआ है 20 मिनट्स। योर टाइम ऑफ रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग आप रिकॉर्ड करेंगे ताकि इंप्रूवमेंट हो सके। डिड यू मेमोराइज, अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको याद करना जरूरी है। एक ही लॉ है इनकम टैक्स में रैंक लाने का, आपको समझना है और याद करना है। पहला सेक्शन कौन सा है 22। कौन सा सेक्शन है ये, चार्जेबिलिटी सेक्शन है। लॉ क्या कहता है, प्लीज, द एनुअल वैल्यू ऑफ building or land appurtenant thereto, of which assessee is the owner, not occupying the building for his own business or profession. Annual value का मतलब क्या होता है, it represents the earning capacity of building. बिल्डिंग का एक्चुअल रेंट को टैक्स नहीं करते हैं, बिल्डिंग जितना पैसा कमा सकती है उसको टैक्स करते हैं। अगर एक्चुअल रेंट ऑफ बिल्डिंग टैक्स करना होता तो सेक्शन 22 का स्टार्टिंग वर्ड क्या होता, एक्चुअल रेंट ऑफ बिल्डिंग। एक्चुअल रेंट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। एनुअल वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। बिल्डिंग का मतलब क्या, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस दिन से एनुअल वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 मई 2013 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो 13-14 के लिए एनुअल वैल्यू 11 महीने का निकलेगा। बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका, अगर 1 मई 2013 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो एनुअल वैल्यू 11 महीने का निकलेगा फॉर द प्रीवियस ईयर 13-14। सिर्फ एक ही केस है जहां पर एनुअल वैल्यू 12 महीने से कम का निकलेगा, जब व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब लैंड का एनुअल वैल्यू आप कब निकालते हैं, जब वो बिल्डिंग का पार्ट हो। अगर लैंड इंडिपेंडेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा नहीं, किस हेड में जाएगा, अदर सोर्सेस में। और अदर सोर्सेस में लिखा हुआ है जितना रेंट आ रहा है उतना टैक्सेबल होगा। और अगर हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है तो क्या लिखा हुआ है, एनुअल वैल्यू इज टैक्सेबल। तो लैंड अटैच्ड, अच्छा बिल्डिंग का मतलब कौन सा, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, दोनों। रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और कमर्शियल बिल्डिंग भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो रेजिडेंशियल 4 वॉल्स विद अ रूफ, कमर्शियल 4 वॉल्स ऑप्शनल रूफ। तो जैसे फैक्ट्री में रूफ नहीं होता लेकिन फिर भी बिल्डिंग मानी जाती है। लैंड अटैच विद बिल्डिंग चार्ज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट लैंड चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। यहाँ पर ओनर का मतलब लिखा हुआ है, ओनर का मतलब रजिस्टर्ड ओनर या बेनिफिशियल ओनर, रजिस्टर्ड ओनर। बेनिफिशियल ओनर कहां डिफाइंड है, सेक्शन 27 बाय नेम ऑफ डीम्ड ओनर। बेनिफिशियल ओनर या डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है, जिसका पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर रजिस्टर मेंटेन विद स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। डीम्ड ओनर, 6 केसेस ऑफ डीम्ड ओनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27। फिर लिखा हुआ अगर ओनर अपने बिल्डिंग में खुद का बिजनेस करता है तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। ओनर नॉट ऑक्यूपाइंग द बिल्डिंग फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट टू इट्स ओन एम्प्लॉइज, तो ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना नहीं है, और जब ऑब्जेक्टिव टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली है तो ये माना जाएगा ऑक्यूपाइड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। किस हेड में जाएगा, चार्ज अंडर द हेड बिजनेस। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन को किराए पे दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को किराए पे नहीं दे रहे हैं, तो ये माना जाएगा ऑब्जेक्टिव किराया कमाना है, और किस हेड में जाएगा, चार्ज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 डीम्ड ओनर कितने केसेस हैं, 6 केसेस। एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन
then individual who transfers the property is treated as deemed owner. यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या आएगा? हस्बैंड या वाइफ, या हस्बैंड या वाइफ किसको ट्रांसफर कर रहा है? अपने स्पाउस को। बगल में एग्जांपल नजर आ रहा होगा, ट्रांसफरर हस्बैंड है, ट्रांसफरी वाइफ है, तो हस्बैंड ट्रांसफर से हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो वाइफ रजिस्टर्ड ओनर है, तो इन हस्बैंड को क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। वाइफ के हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी, किसके हैंड में होगी? हस्बैंड के हैंड में, तो DO जो लिखा हुआ है इसका मतलब डीम्ड ओनर। सिमिलरली अगर वाइफ अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन, तो हस्बैंड इज ए रजिस्टर्ड ओनर बट वाइफ विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है? वाइफ का लगा हुआ है। एक्सेप्शन है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड with an agreement to leave apart, then registered owner is treated as the owner. अब हस्बैंड अगर वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है with an agreement to leave apart, तो वाइफ के हैंड में टैक्सेबिलिटी आएगी, हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सेकंड, an individual who transfers house property to a minor child without consideration, such individual who transfers the property is treated as deemed owner. यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या आएगा? फादर या मदर। किसको ट्रांसफर कर रहा है? माइनर चाइल्ड। ये माइनर चाइल्ड सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है, ठीक। और एग्जांपल देखिए, फादर ट्रांसफर से हाउस प्रॉपर्टी टू ए माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड इज ए रजिस्टर्ड ओनर, लेकिन डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, फादर विल बी paying the tax as a deemed owner. Similarly, अगर मदर ट्रांसफर कर रही है प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को, तो माइनर चाइल्ड से टैक्स नहीं लेंगे, किससे लेंगे? मदर से लेंगे, जो डीम्ड ओनर मानी जाएगी। एक्सेप्शन है, where the minor child is a married daughter, then deemed owner concept is not applicable. Income from house property chargeable in the hands of minor married daughter itself. तो फादर या मदर माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। टैक्स किससे लेंगे हम लोग? माइनर मैरिड डॉटर से। लेकिन माइनर मैरिड डॉटर जब रिटर्न फाइल कर रही होंगी, तो साइन उसके गार्जियन करेंगे। वो गार्जियन फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, अगर हस्बैंड मेजर है तो हस्बैंड हो सकता है, या उसके सास ससुर हो सकते हैं, कोई भी। तीसरा, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। चौथा, a member of a cooperative society, company or other association of person who is allotted a building under a house building scheme of such society. भाई रजिस्टर्ड ओनर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन पैसा किसका लगा हुआ है? मेंबर का, तो डीम्ड ओनर किसको मानेंगे? मेंबर को मानेंगे। फिफ्थ, a person who is allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part performance of a contract where every formality of sale is completed except registration of property with stamp valuation authority. तो सेलर को पूरा पैसा मिल चुका है, लेकिन रजिस्ट्री अभी भी सेलर के नाम पे है, तो सेलर इज रजिस्टर्ड ओनर, लेकिन बायर के पास चाबी है क्योंकि उसने पूरा पैसा दे दिया है, तो बायर इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। लास्ट, a person who acquires any right in any building by way of lease for a term of at least 12 years, तो DDA 99 years के लिए लीज पे प्रॉपर्टी देती है, तो रजिस्टर्ड ओनर DDA है, लेकिन डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा? जिसने लीज पे लिया हुआ है। लेकिन अगर आपने लीज का टर्म लेस देन 12 years है, तो यू विल बी सिंपली ट्रीटेड एज ए टेनेंट। ओनर की हाउस ओनर अगर बिल्डिंग किराए पे देता है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, डीम्ड ओनर अगर बिल्डिंग किराए पे देता है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, टेनेंट अगर बिल्डिंग किराए पे देता है तो अदर सोर्सेस में जाएगा। आया? अब हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 23 में, क्या है? एनुअल वैल्यू। देखिए सेक्शन 23, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू इज वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिलता है? दो कंडीशन है, ओनर पेमेंट करेगा, यानी कि किसके पॉकेट से टैक्स निकलेगा? ओनर के पॉकेट से, और जब जिस ईयर में पेमेंट करेगा उसी ईयर में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर टेनेंट पेमेंट करेगा तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा।
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूंगा तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। तो लॉ पढ़ रहा हूं, एनुअल वैल्यू इज वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, इट्स डिडक्शन इज अलाउड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड बाय द ओनर, पेड बेसिस प्लस ओनर, टेनेंट पेज, देन डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड। एनुअल वैल्यू किस सेक्शन में निकालते हैं, 23 में। सेक्शन 23 के कितने पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 23 सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 2 एंड 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। 23 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ लेट आउट प्रॉपर्टी, इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। ए में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट, बी में एक्चुअल रेंट, सी में लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। एक्चुअल रेंट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल रेंट इक्वल टू रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड का मतलब जो पैसा मिल चुका है, रिसीवेबल का मतलब जो पैसा आपको मिलने वाला है अगर प्रॉपर्टी किराए पे है तो। जो पैसा आपको मिला ही नहीं है उसके ऊपर भी टैक्स गवर्नमेंट मांग रही है, तो गवर्नमेंट ने अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन दे दिया। वैकेंसी का डिडक्शन हम लोग किस में से देते हैं, एक्चुअल रेंट में से देते हैं या हायर में से देते हैं, हायर में से। इसीलिए वैकेंसी पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हायर में से माइनस करेंगे। वैकेंसी का मतलब अगर प्रॉपर्टी ओनर किराए पे देना चाहता है लेकिन उसके पूरी कोशिश के बावजूद अगर प्रॉपर्टी किराए पे नहीं लगती है बिकॉज ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी। तो प्रॉपर्टी इज लाइंग वेकेंट इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द ओनर टू लेट दी प्रॉपर्टी। नाउ अगर प्रॉपर्टी एसओपी फॉर रेजिडेंस है, 11 महीने लेट आउट है, 1 महीने एसओपी फॉर रेजिडेंस है, तो हम लोग क्या मानते हैं, इट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। आपको एक्चुअल रेंट किसका निकालना है, 11 महीने का। एसओपी फॉर रेजिडेंस अगर है तो न रेंट मिला है न मिल सकता है। रेंट कब मिल सकता है, द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। तो एक्चुअल रेंट का पूरा फॉर्मूला अगर पढ़ूं, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इक्वल टू लेट आउट पीरियड प्लस वेकेंट पीरियड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इग्नोर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस। Gross annual value equal to expected rent or actual rent, whichever is higher, less loss on account of vacancy. Section 23 subsection 2 and 3 में self occupied property for residence for whole year, आपको ये बिल्डिंग पैसा कमा के दे सकती है, इसलिए इसका एनुअल वैल्यू क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, नील कर दिया। इफ द प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, कब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मानते हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रहने के लिए है तो आप एक प्रॉपर्टी में रहें, बाकी प्रॉपर्टी को लेट आउट करें। आप कहते हैं मैं नहीं लेट आउट करूंगा, तो क्या कर लोगे, तो गवर्नमेंट कहती है हम डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। DLP owns more than one SOP for residence, one property whose gross annual value is highest is treated as SOP for residence, remaining property as deemed to be let out property. इसका gross annual value क्या आएगा, expected rent. Standard deduction, standard deduction allowed is 30% of NAV. It is automatic deduction, that is even if question do not provide it, this deduction must be allowed. No standard deduction if NAV is nil or negative. Section 24B interest on borrowed capital. borrowed capital का जो पैसा है, लोन का पैसा है, वो बिल्डिंग में अगर यूज होगा तो आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा, बिल्डिंग में यूज नहीं होगा तो इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलेगा। The loan should be borrowed for PCR 5, purchase, construction, reconstruction, repairs, renovation, renewal, repayment of existing housing loan. Deduction not allowed if loan is borrowed for payment of municipal tax, क्योंकि पैसा बिल्डिंग में यूज नहीं हुआ है। Interest on interest और penal interest. Second, the interest is allowed as deduction on accrual basis. Even if interest is not paid, deduction is allowed. लेकिन म्युनिसिपल टैक्स में ऐसा नहीं हो रहा था। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन कब मिल रहा था, जब एक्चुअली पेड। थर्ड,
Interest is allowed as deduction from that previous year in which construction of building is completed or building is purchased. जब तक सेक्शन 22 एप्लीकेबल नहीं होगा बाकी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकते, और सेक्शन 22 तभी एप्लीकेबल होगा जब बिल्डिंग बनके तैयार हो गई हो। इंटरेस्ट का रिडक्शन के लिए हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का रिडक्शन इसलिए नहीं मिला था क्योंकि बिल्डिंग तैयार नहीं थी, तो बिल्डिंग के तैयार होने से पहले जो भी इंटरेस्ट है उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मिलेंगे कहेंगे, और इसका रिडक्शन एक बार में नहीं मिलता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कब से मिलेगा? जब से पोस्ट मिलता है, जब से बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। तो टोटल इंटरेस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर इन विच बिल्डिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू अलाउड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच बिल्डिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। Post construction period interest allowed from financial year in which building comes into existence. This interest keeps on decreasing with the repayment of loan. अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है या वेकेंट है तो एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, नो लिमिट। लिमिट कब लगेगी? when the property is self-occupied property for residence. Now if the property is self-occupied property for residence, the interest both pre and post will be limited to 1,50,000 if all the following three conditions are satisfied. A, the loan is borrowed on or after 1st April 1999. The loan is borrowed for purchase or construction of residential house property. Third, the building comes into existence within 3 years from the financial year in which loan is borrowed. तो financial year, loan plus 3 years. अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो लिमिटेड डिडक्शन कितना है? 30,000। वो क्या क्या हो सकता है? अगर आपने लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, लिमिट कहां तक? 30,000। लेकिन अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया है लेकिन रिपेयर्स के लिए लिया है, रिनोवेशन के लिए लिया है, तो भी 30,000। आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन बिल्डिंग तैयार होती है 3 साल बाद, तब भी लिमिट कहां तक लगेगी? 30,000 की। तो मैं पढ़ रहा हूं, The loan is borrowed before 1st April 1999. The loan is borrowed for repairs or renewal. The building comes into existence after 3 years. तो रिडक्शन लिमिट कहां तक करेंगे? 30,000 तक। सेक्शन 25, restriction on deduction of interest where interest is payable outside India but is paid without deducting tax at source, then such interest is not allowed as deduction. दो सेक्शन और है, सेक्शन 25AA रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ये टैक्सेबल कब होता है? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, जिस ईयर में अनरियलाइज्ड रेंट मिलेगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इवन इफ बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 25B रिसीट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, ये कब टैक्सेबल होगा? इन द ईयर ऑफ रिसीट। और एरियर्स ऑफ रेंट एप्लीकेबल तभी होता है व्हेन द रेंट इज इंक्रीज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये भी हाउस प्रॉपर्टी में हमेशा टैक्सेबल होगा इवन इफ बिल्डिंग इज ट्रांसफर्ड। कितना क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? यस, अवेलेबल एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट। सेक्शन 26 को-ओनर इज नॉट असेस्ड एज AOP। ये पहला सेक्शन है जो एक्सेप्शन है AOP का। ईच ओनर इज ट्रीटेड एज इंडिविजुअल ओनर। ईच ओनर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ SOP फॉर रेजिडेंट्स whose gross annual value is nil. Each co-owner entitled to deduction of interest to a maximum of 30,000 or 1,50,000. Computation of income from house property 23 minus 24 plus 25AA plus 25B। सबसे पहले क्या करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों को यूज करके क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी, इन तीनों को यूज करके क्या आ जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? NAV। इसमें दो चीजें माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, तो क्या आएगा? हाउस प्रॉपर्टी। इसमें प्लस करेंगे 25AA रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, प्लस 25B
रिसीट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो चीजें आप हमेशा याद रखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सॉल्व करते वक्त। अगर फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअल रेंट इज ट्रीटेड एज फेयर रेंट। दूसरा, एनुअल वैल्यू हमेशा 12 महीने का निकलेगा। कम का कब निकलेगा? इफ द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये लिख लें आप।